स्नातक प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में स्वप्न वा स्वदत्तम नाटक को निर्धारित किया गया है, जो महाकवि भास द्वारा रचित है। इस नाटक की कथा वस्तु तथा अंकानुसार इसका सारांश आज हम श्रवण करते हैं। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुने। वत्स देश के अधिकांश भाग पर आरुणि ने अधिकार जमा लिया था। इस राज्य को पुनः स्वामी के अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए वत्सराज उदयन के मंत्रियों की दृष्टि में मगध राज दर्शक की सहायता नितांत आवश्यक थी, परंतु यह सहायता उदयन और पद्मावती के विवाह से ही संभव थी। इधर ज्योतिषियों ने बताया था कि पद्मावती उदयन की रानी बनेगी, किंतु वासवदत्ता के रहते न तो उदयन ही विवाह के लिए सहमत था और न ही राजा दर्शक अपनी बहन का विवाह उदयन से करने को तैयार था। अतः मंत्रियों ने वासवदत्ता की स्वीकृति से एक षड्यंत्र रचा। राज्य की पश्चिमी सीमा के निकट लावाणक नामक ग्राम में राजकीय पड़ाव डाला गया। एक दिन जब राजा आखेट के लिए बाहर गया, तब उस ग्राम में आग लगवा दी गई और घोषणा कर दी कि वासवदत्ता और योगेंद्रायण उसमें जलकर मर गए। तत्पश्चात वासवदत्ता और योगेंद्रायण वेश बदलकर मगध के तपोवन में पहुंचे। यहीं से स्वप्न वासवदत्तम का प्रथम अंक प्रारंभ होता है। कथा वस्तु के बाद में अब हम श्रवण करते हैं पहले अंक का। पहले अंक में मंगल गान के पश्चात सूत्रधार रंगमंच पर आकर के प्रार्थना करता है कि बलराम जी की भुजाएं दर्शकों की रक्षा करे। अनंतर वह कुछ करना ही चाहता है कि नेपथ्य में आवाज आती है, हटो हटो हटो। उसे ध्यान से सुनकर वह कहता है, अरे यह तो मगध राजकुमारी के नौकर तपस्वियों को हटा रहे हैं। इतना कहकर वह चला जाता है। तब अवंतिका के वेश में वासवदत्ता और सन्यासी का वेश धारण किए हुए योगेंद्रायण आते हैं। सिपाहियों द्वारा तपस्वियों को हटाए जाने की बात सुनकर वासवदत्ता योगेंद्रायण से कहती है, आर्य, ये उदंड सिपाही कहीं हम लोगों को भी न हटा दें। इतने में मगध राजकुमारी पद्मावती का, जो उसी समय तपोवन में निवास करने वाली अपने माता का दर्शन करने राजधानी को लौट रही थी और तापसी के अनुरोध पर उस दिन वहां के आश्रम में ठहर गई थी, कंचुकी उन सिपाहियों को रोक देता है और पद्मावती की आज्ञा से याचकों को मनोवांछित दान देने की घोषणा करता है। योगेंद्रायण, जो पुष्पक भद्र आदि ज्योतिषियों के कथनानुसार पद्मावती को अपने महाराज उदयन की होने वाली रानी समझता है, इस अवसर से लाभ उठाता है। वह पद्मावती से अपनी कल्पित भगिनी वासवदत्ता को धरोहर के रूप में रखने की प्रार्थना करता है। पद्मावती उसे स्वीकार कर लेती है। बातचीत के सिलसिले में तापसी पद्मावती के विवाह की चर्चा छेड़ देती है। पद्मावती की दासी तापसी को बताती है कि उज्जयिनी के राजा महासेन के पुत्र के साथ राजकुमारी के विवाह संबंध की चर्चा चल रही है। इतने में एक ब्रह्मचारी जो लावाणक गांव से लौट रहा था, वहां विश्राम के लिए रुक जाता है। कुशल प्रश्न होने पर वह अपने वेदाध्ययन में हुए विघ्न का कारण बताते हुए कहता है, लावाणक गांव में रहने वाला राजा उदयन एक दिन जब शिकार पर थे, तब उस गांव में आग लग जाने से उनकी प्रियतमा वासवदत्ता और मंत्री योगेंद्रायण जलकर मर गए। शिकार से लौटने पर जब राजा को दुखद समाचार मिला, तो उन्होंने उसी आग में कूदकर अपने प्राण दे देना चाहता है, पर मंत्रियों ने बड़े प्रयत्न से उन्हें रोका। तब से वे बहुत रोते हैं। वासवदत्ता के अध जले आभूषणों को छाती से लगाकर बार बार मूर्छित हो जाते हैं।
परंतु रुमणवान नामक मंत्री बड़े कष्ट एवं धैर्य से उनकी रक्षा कर रहा है। इस समय लावाणक में राजा का रहना उचित न समझकर मंत्री लोग उन्हें अन्यत्र ले गए हैं। राजा के चले जाने पर वह ग्राम हतश्री हो गया है, इसलिए हम भी वहां से चले आए। इतना कहकर ब्रह्मचारी सुनकर बहुत संतुष्ट होता है और पद्मावती भी उदयन के गुणों से प्रभावित होकर मन में उससे प्रेम करने लगती है। अनंतर पद्मावती से आज्ञा पाकर योगंधरायण के चले जाने के बाद तापसी से अनुरूप पति की प्राप्ति का आशीर्वाद लेकर पद्मावती वासवदत्ता एवं निज परिवार के साथ प्रस्थान कर देती है। इसी के साथ प्रथम अंक समाप्त हो। अब हम दूसरे अंक का श्रवण प्रारंभ करते हैं। माधवी लता मंडप के पास पद्मावती वासवदत्ता के साथ गेंद खेलती है। काफी देर तक खेल चुकने के बाद जब दोनों विश्राम कर रही है, उस समय वासवदत्ता परिहास में पद्मावती से कहती है, बहन, गेंद खेलने के कारण लड़ाई बढ़ने से तुम्हारे हाथ मानो दूसरे के हो गए हैं। अब तो तुम शीघ्र ही महासेन की बहू होगी। इस पर पद्मावती की दासी इस रहस्य को प्रकट करती है कि पद्मावती की उपमाता आकर सूचना देती है कि उदयन के साथ पद्मावती का विवाह तय हो गया। फिर दूसरी दासी कहने के लिए आती है कि आज ही विवाह की शुभ घड़ी है, अतः शीघ्रता कीजिए। इसके बाद सभी अंतःपुर में चली जाती हैं और दूसरा अंक। अब हम तीसरे अंक का श्रवण प्रारंभ करते हैं। पद्मावती के विवाह की खुशियां मनाई जा रही है, किंतु वासवदत्ता के लिए यह विवाह दुस्सह हो रहा है। भला वह अपनी ही आंखों से अपने पति को पराये होते कैसे देख सकती है। इसलिए वह राजमहल से निकल करके मन बहलाने के लिए नजर बाग में चली जाती है। उसे खोजती हुई एक दासी भी वहीं जा पहुंचती है और उससे पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथ लेने के लिए अपनी महारानी का संदेश सुनाती है। विवशतः वासवदत्ता माला गूंथने लगती है, परंतु उस माला में वह अविधवाकरण औषध को गूंथती है, शय पत्नी मर्दन को नहीं। इतने में दूसरी दासी आती है और माला लेकर पहली दासी के साथ शीघ्रता से चली जाती है। इधर वासवदत्ता अपने पति के साथ पद्मावती के विवाह से अत्यंत व्यथित होकर शांति पाने के लिए सोने का उपक्रम करती है तथा तीसरे अंक चौथे अंक का श्रवण करते हैं। विवाहोत्सव में नित्य नए नए पदार्थों को ठूस ठूस कर खाने से विदूषक को मंदाग्नि हो जाती है, जिसे वह दासी के साथ वार्तालाप में प्रकट करता है। अनंतर पद्मावती वासवदत्ता और एक दासी के साथ प्रमदवन में जाती है। वहां पद्मावती दासी से कुछ शेफालिका के फूलों को चुनवाती है और कुछ प्रियतम के मनोविनोद के लिए बिखरे हुए पड़े रहने देती है। फिर बातचीत के सिलसिले में पद्मावती उदयन के प्रति अपना अत्यंत अनुराग व्यक्त करती है। उसी समय उदयन और विदूषक वसंतक भी प्रमदवन में आ जाते हैं। पद्मावती वासवदत्ता का ख्याल करके अपने पति से मिलना नहीं चाहती, इसलिए सभी लता कुंज में छुप जाती है। उदयन और वसंतक भी सूर्य की तीखी धूप से बचने के लिए उसी लता कुंज में जाना चाहते हैं, किंतु दासी सभी भोरे उड़ने लगते हैं, जिनके काट खाने के भय से वे दोनों कुंज में न घुसकर
उसके पास ही रखे हुए शिलाखंड पर बैठ जाते हैं। वहां विदूषक राजा से पूछता है, आपको तब वासवदत्ता अधिक प्रिय थी या अब पद्मावती? राजा उत्तर देता है, पद्मावती सब गुणों से प्रिय होने पर भी वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है। इस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में वासवदत्ता का शोक उमड़ने के कारण राजा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विदूषक मुख धोने के लिए पानी लाने जाता है। इधर अवसर देखकर वासवदत्ता पद्मावती को राजा के पास भेजकर स्वयं वहां से खिसक जाती है। विदूषक के लौटने पर पद्मावती उससे राजा के आंसू का कारण पूछती है। वह चतुरता से रहस्य छिपाते हुए उत्तर देता है कि आंखों में काश पुष्प के पराग पड़ जाने से आंसू आ गए हैं। तब पद्मावती राजा की आंखें धोने लगती है। फिर राजा को प्रणय संकट से बचाने के लिए विदूषक स्मरण दिलाता है कि उनको तो मगध राज के सम्मानार्थ एक प्रीति उत्सव में जाना है, इसलिए शीघ्रता की जाए। राजा भी उसके प्रस्ताव का समर्थन करके वहां से चल देता है। इसी के साथ चौथा अंक समाप्त होता है। अब हम 5वें अंक का श्रवण प्रारंभ करते हैं। पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है। इसकी सूचना वासवदत्ता को देने के लिए पद्मिनिका नामक दासी मधुकरिका नाम की अपनी सखी को भेजती है और स्वयं वसंतक को ढूंढकर राजा के पास भी यह समाचार भिजवा देती है। राजा अपनी पत्नी का दुख समाचार सुनकर समुद्र गृह में जाता है, जहां पद्मावती की सैया लगाई गई थी, परंतु वहां पद्मावती को शीत से बचाने के लिए कंबल लाने चला जाता है। इसी बीच वासवदत्ता वहां आती है। वह वस्त्रावृत राजा को पद्मावती समझकर उसी की बगल में लेट जाती है, पर उसके हृदय में एक अपूर्व आनंदोल्लास उठता है। वह इसका कारण ढूंढना ही चाहती है कि राजा स्वप्न में वासवदत्ता का स्मरण करके कुछ बोलने लगता है। वासवदत्ता पलंग पर से उठ जाती है और अपने प्रियतम का मुंह निहारते हुए उसकी लटकती हुई भुजा को धीरे से सैया पर रखकर बाहर चली जाती है। उदयन प्रियतमा के हाथ का स्पर्श पाकर उठ जाता है और उसे पकड़ने के लिए लपकता है, पर दरवाजे से टक्कर खाकर गिर पड़ता है। विदूषक के लौटने पर राजा उससे कहता है कि वासवदत्ता अभी जीवित है। विदूषक इसे स्वप्न अथवा अवंती सुंदरी नामक यक्षिणी का दर्शन बताता है। इतने में मगध राज दर्शक का भेजा हुआ कंचुकी आकर उदयन को बताता है, आपका सेनापति रुमणवान मगधेश्वर की सैन्य सहायता से आरुणी नामक शत्रु पर चढ़ाई करने जा रहा है, आप शीघ्र तैयार हों। इस प्रकार संदेश पाकर राजा युद्धोचित उत्साह दिखलाते हुए लड़ाई के लिए प्रस्थान कर देता है। इसी के साथ पंचम अंक समाप्त होता है। अब हम छठे अंक का श्रवण प्रारंभ करते हैं। संग्राम में विजयी होने के बाद एक दिन उदयन को घोषवती नामक वीणा, जो वासवदत्ता को अत्यंत प्रिय थी, सूर्यामुख नामक प्रासाद में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है। राजा उसे गोद में लेकर विलाप करने लगता है। इसी बीच वासवदत्ता के पिता और माता द्वारा भेजे गए कंचुकी और वासवदत्ता की धाई विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के पास आते हैं। कुशल प्रश्न के अनंतर वे राजा रानी का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, यद्यपि वासवदत्ता अब नहीं है, फिर भी हम तुम्हें अपने पुत्रों के समान ही समझते हैं। जब तुम अपनी चपलता के कारण बिना विधि पूर्वक विवाह किए ही यहां से वासवदत्ता को लेकर भाग गए थे, तभी हमने तुम दोनों के चित्र खिंचवाकर नकली विवाह करा दिया था।
अब तुम यह चित्र देखकर चित्त को शांत करो। यह कहकर धाई राजा के हाथ में चित्र समर्पित करती है। पद्मावती चित्र में लिखित महिला को देखकर राजा से कहती है कि मेरे विवाह से पूर्व इसी स्वरूप की युवती को किसी सन्यासी ने अपनी बहन बताकर मेरे पास धरोहर के रूप में रख दिया था। वह अभी भी हमारे संरक्षण में रह रही है। उसका नाम अवंतिका है। यह सुनकर राजा उसे बुला लाने के लिए आज्ञा देता है। इसी बीच योगेंद्रायण भी अपनी धरोहर वापस लेने के लिए उपस्थित हो जाता है। अवंतिका के वेश में वासवदत्ता जब वहां लाई जाती है तो उसकी धाई वसुंधरा उसे पहचान कर कहती है, अरे यह तो वासवदत्ता है। इस पर राजा अपनी आज्ञा से उसका घूंघट हटवाता है। अवसर देखकर योगेंद्रायण भी अपना कल्पित वेश हटाकर राजा का जय घोष करता है। वासवदत्ता भी उसके स्वर में स्वर मिलाती है। इसके पश्चात राजा से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए योगेंद्रायण रहस्य का उद्घाटन करता है कि किस प्रकार अपने स्वामी के कल्याण की दृष्टि से उसने रुमणवान आदि मंत्रियों की सलाह से ऐसी योजना बनाई, जिसके अनुसार उसे वासवदत्ता को राजा के पास से हटाकर पद्मावती के पास धरोहर रखना पड़ा। इसके बाद सबके उज्जैनी जाने के प्रस्ताव के साथ भरत वाक्य दिखलाकर नाटक की समाप्ति होती है।